H1B वीजा ने मुझे सूट पहनने वाला गुलाम बना दिया है। कंपनी हर दिन ब्लैकमेल करती है। उनका सीधा सा संदेश होता है, या तो वीकेंड पर काम करो या फिर अपना सामान बांधो और भारत भाग जाओ। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये मेरी हर दिन की सच्चाई है। मैं जब भी आईने में खुद को देखता हूं तो मुझे एक सफल डेटा एनालिस्ट नहीं दिखता, मुझे एक डरा हुआ, सहमा हुआ इंसान दिखता है जिसकी सांसें एक कागज के टुकड़े पर टिकी हैं। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर से निकलकर अमेरिका के शिकागो शहर तक पहुंचा हूं। मेरी उम्र अब 40 साल हो चुकी है। इन 40 सालों में से पिछले 12 साल मैंने इसी देश में बिताए हैं, इसी H1B वीजा की जंजीरों में जकड़कर। लोग कहते हैं कि अमेरिका सपनों का देश है, लेकिन मेरे लिए यह एक ऐसा खूबसूरत पिंजरा बन गया है जिसकी चाबी किसी और की जेब में है। जब मैं सड़क पर चलता हूं तो लोगों को लगता है कि यह आदमी कितना सफल है, इसके पास बड़ी गाड़ी है, अच्छा घर है, डॉलर में कमाता है, लेकिन उन्हें मेरे सूट के अंदर का वो डर नहीं दिखता जो मुझे हर पल खोखला कर रहा है। आज मैं सच बताऊंगा, वो सच जो कोई भी NRI अपनी छुट्टी में भारत जाकर नहीं बताता, वो सच जो हम अपने माता पिता से छिपाते हैं, वो सच जो इंस्टाग्राम की चमकती तस्वीरों के पीछे बहुत गहरा और बहुत काला है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे सुनें, मेरी इस कहानी को अंत तक देखें, क्योंकि यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, यह अमेरिका में बसे लाखों भारतीयों की अनकही चीख है। लेकिन शुरुआत से बताता हूं। साल 2012 की बात है। मेरी आंखों में बहुत बड़े सपने थे। महाराष्ट्र की उस चिलचिलाती धूप से निकलकर जब मैं पहली बार शिकागो की बर्फीली हवाओं के बीच उतरा तो मुझे लगा जैसे मैंने दुनिया जीत ली है। मैं एक छात्र के रूप में यहां आया था। मेरे माता पिता ने अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई मेरी पढ़ाई पर लगा दी थी। कुछ पैसे उधार भी लिए थे। उन दिनों मुझ में एक अलग ही आग थी। मैं दिन रात पढ़ता था। मुझे लगता था कि मेरी मेहनत, मेरी लगन और मेरा टैलेंट मुझे इस देश में सबसे ऊंचे मुकाम पर ले जाएगा। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपने परिवार का हर कर्ज चुकाऊंगा और उन्हें एक बेहतरीन जिंदगी दूंगा। पढ़ाई खत्म हुई और मुझे मेरी पहली नौकरी मिली। वो दिन मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मुझे लगा कि अब संघर्ष के दिन खत्म हो गए हैं। कंपनी ने मेरे लिए H1B वीजा फाइल किया। जब मुझे पहली बार वो वीजा मिला तो मैंने अपने माता पिता को फोन करके कहा था कि अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो गईं। मैं एक डेटा एनालिस्ट बन गया था। बड़े बड़े डेटाबेस और नंबरों से खेलना मेरा काम था। शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। अमेरिका की वो नई जिंदगी, वो चौड़ी सड़कें, वो ऊंची इमारतें, सब कुछ किसी जादू जैसा लगता था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यही वीजा, जिसे मैं अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मान रहा था, एक दिन मेरे गले का फंदा बन जाएगा। और फिर सब बदल गया। जैसे जैसे साल बीतते गए मेरे मैनेजर का असली चेहरा सामने आने लगा। साल 2018 के बाद से मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई गई है। मैं आज भी $1,10,000 पर काम कर रहा हूं। सुनने में यह रकम बहुत बड़ी लगती है, खासकर भारत में बैठे लोगों को, लेकिन शिकागो जैसे महंगे शहर में और मेरे अनुभव के हिसाब से मेरी पोजीशन की बाजार कीमत आज $1,60,000 से ऊपर है। लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं चुपचाप काम करता हूं। मेरा मैनेजर इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि मेरी कमजोरी क्या है। वो जानता है कि मैं H1B वीजा पर हूं। वो जानता है कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो मुझे 60 दिन के अंदर यह देश छोड़ना पड़ेगा, और यही 60 दिन का नियम हमारी गर्दन पर लटकती हुई तलवार है। शुक्रवार की शाम को जब सब लोग अपने वीकेंड का प्लान बना रहे होते हैं, तब मेरे पास मैनेजर का मैसेज आता है। उसने कहा, प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, तुम्हें शनिवार और रविवार को भी लॉग इन करना होगा। मैंने एक बार हिम्मत करके कहा था, मेरे परिवार के साथ मेरे कुछ प्लान हैं, मैं बहुत थक गया हूं। तो उसने हंसते हुए लेकिन बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारी वीजा एक्सटेंशन की फाइल मेरे ही डेस्क पर है। तुम्हें तय करना है कि तुम्हें यहां रहना है या वापस अपने देश जाना है। उस दिन के बाद से मैंने कभी ना नहीं कहा। मैंने अपनी बेटी के स्कूल के नाटक छोड़ दिए। मैंने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर काम किया है। मैं एक मशीन बन गया हूं जिसे सिर्फ हां कहना आता है। साल 2021 में मुझे एक दूसरी कंपनी से बहुत ही शानदार ऑफर मिला था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे लगा कि फाइनली मुझे इस नर्क से आजादी मिल जाएगी। सैलरी भी बहुत अच्छी थी और पद भी बड़ा था।
मैंने खुशी खुशी अपनी पुरानी कंपनी में इस्तीफा दे दिया। लेकिन तभी मेरी किस्मत ने मेरे साथ सबसे क्रूर मजाक किया। नई कंपनी मेरा H-1B वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं करवा पाई। कुछ कागजी दिक्कतें आईं और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी और दिन तेजी से गुजर रहे थे। मुझे वापस उसी मैनेजर के पास जाना पड़ा। मुझे उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ा कि वो मेरा इस्तीफा नामंजूर कर दे और मुझे वापस रख ले। उसने मुझे वापस तो रख लिया, लेकिन मेरी रही सही इज्जत भी खत्म हो गई। अब वो मुझे खुलेआम जलील करता है। उसे पता है कि मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं एक ऐसी जाल में फंस चुका हूं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे लिए हर साल का अप्रैल का महीना कोई बसंत का महीना नहीं होता, बल्कि खौफ का महीना होता है। इसी महीने में H-1B वीज़ा की लॉटरी निकलती है। मेरे वो दोस्त जो वीज़ा का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनकी हालत देखकर मुझे पैनिक अटैक आते हैं। ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसा न्याय है? आप पढ़े लिखे हैं, आपने अमेरिकी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, आप ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, लेकिन आपका इस देश में रहना या न रहना आपकी काबिलियत पर नहीं, बल्कि एक कंप्यूटर के रैंडम नंबर जनरेटर पर निर्भर करता है। यह एक लॉटरी है, बिल्कुल किसी जुए की तरह। मैंने पिछले 12 सालों में अपने कई होनहार दोस्तों को इस लॉटरी में हार कर रोते हुए अपना सामान बांधकर वापस जाते देखा है। मेरा ग्रीन कार्ड प्रोसेस में है, लेकिन भारत के लोगों के लिए ग्रीन कार्ड की लाइन इतनी लंबी है कि शायद मुझे 100 साल लग जाएंगे। 15-15 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। ग्रीन कार्ड नहीं मिला, अब भी इंतजार। हर साल कंपनी कहती है अगले साल, अगला साल कभी नहीं आता। मैंने यहां एक घर खरीद लिया है। हर महीने उसकी एक भारी किश्त जाती है। मेरे बच्चे यहां के लोकल स्कूल में जाते हैं। उनके दोस्त यही हैं। मेरी बेटी को तो ठीक से हिंदी भी बोलनी नहीं आती। उसका पूरा जीवन, उसकी पूरी दुनिया इसी शहर में है। लेकिन मेरे जीवन की यह पूरी इमारत एक बहुत ही पतले कागज पर खड़ी है। अगर कल को मेरी कंपनी बंद हो जाए या मेरा मैनेजर मुझे गुस्से में निकाल दे, तो यह सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा, अपने बच्चों को उनके दोस्तों से दूर करना पड़ेगा और एक ऐसे देश में लौटना पड़ेगा जहां की कार्य संस्कृति अब मेरे लिए पूरी तरह से अजनबी हो चुकी है। रात को जब मेरी पत्नी और बच्चे सो रहे होते हैं, तो मैं अपने लिविंग रूम में अकेला बैठा रहता हूं। मुझे पसीना आता है, मेरी छाती में दर्द होता है, डर लगता है। हर दिन नौकरी जाने से, डिपोर्टेशन से, परिवार के टूट जाने से, वापस जाने से, यहां रहने से मुझे खुद से नफरत होने लगती है। मैं सोचता हूं कि मैंने अपने परिवार को यह कैसी अनिश्चितता में धकेल दिया है। मैं कैसा पिता हूं जो अपने बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य नहीं दे पा रहा। मेरी बेटी मुझसे पूछती है कि क्या हम अगले साल फ्लोरिडा डिज्नी वर्ल्ड जाएंगे। मैं उसे हां तो कह देता हूं, लेकिन मेरे अंदर का डर मुझे खाने लगता है कि क्या अगले साल हम इस देश में होंगे भी या नहीं। यह सबसे बड़ा दर्द है। यह H-1B वीज़ा कानूनी गुलामी का सबसे बेहतरीन और सबसे चालाक सिस्टम है। यहां आपको बेड़ियों से नहीं बांधा जाता। यहां आपको डॉलर, EMI और ग्रीन कार्ड के झूठे वादों से बांधा जाता है। आप एक टाई पहनते हैं, लेकिन आपके हाथ आपके कॉन्ट्रैक्ट से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। अब मैं यहां हूं। अब मैं रोज सुबह उठता हूं। शिकागो की ठंडी सुबह में अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हूं और उसी ऑफिस की तरफ निकल जाता हूं जहां मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैं रोज डेटा एनालाइज करता हूं, लाखों करोड़ों का हिसाब रखता हूं, कंपनी को मुनाफा कमा कर देता हूं, लेकिन अपनी जिंदगी का हिसाब मेरे पास नहीं है। मैं 1,10,000 कमाता हूं। घर का किराया और किश्त, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, मेडिकल इंश्योरेंस। बचता क्या है? सिर्फ तनाव और ब्लड प्रेशर की गोलियां। ऑफिस में हर दिन मुझे झूठी मुस्कान पहननी पड़ती है। कोई गोरा मैनेजर जब मुझे नीचा दिखाता है तो मैं चुपचाप सह लेता हूं। मुझे अपने ही देश के उन लोगों से भी लड़ना पड़ता है जो मुझसे आगे निकलने के लिए मुझे ही कुचलने को तैयार बैठे हैं। मेरी बीवी मुझसे कई बार कहती है, तुम बहुत तनाव में हो, चलो सब छोड़कर वापस भारत चलते हैं। मैं कहता हूं, हां जल्दी, लेकिन यह झूठ है। मैं जानता हूं कि मैं वापस नहीं जा सकता। मेरी EMI, बच्चों की आदतें और समाज का दबाव मुझे वापस नहीं जाने देगा।
अगर मैं वापस गया तो लोग कहेंगे कि यह फेल होकर आ गया। कोई नहीं समझेगा कि मैं फेल नहीं हुआ, इस सिस्टम ने मुझे फेल कर दिया। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उनके लिए सिर्फ एक एटीएम मशीन बन गया हूं। मैं उनके साथ समय नहीं बिता पाता। जब वो मेरे पास आते हैं तो मैं अपने लैपटॉप पर वीजा के नियम पढ़ रहा होता हूं या मैनेजर के ईमेल का जवाब दे रहा होता हूं। मैं उनके बचपन को अपनी आंखों के सामने से फिसलते हुए देख रहा हूं। गुनाह महसूस होता है? हां, हर दिन, हर पल। मुझे लगता है कि मैंने अपने टैलेंट और अपनी आजादी का सौदा चंद डॉलर्स के लिए कर लिया। लेकिन मैं क्या करूं? यह एक ऐसी दलदल है जिसमें आप जितना हाथ पैर मारते हैं उतना ही अंदर धंसते चले जाते हैं। आप वापस भी नहीं जा सकते और यहां भी पूरी तरह से सुकून से नहीं रह सकते। यह त्रिशंकु की जिंदगी है। आसमान में लटके हुए हैं। अब क्या? पछताता हूं? मैं नहीं जानता। कभी कभी जब मैं अकेला होता हूं तो सोचता हूं कि बहुत बड़ी गलती की यहां आकर। अगर भारत में ही रुक गया होता तो शायद आज मैं अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पर चाय पी रहा होता। शायद मेरी सैलरी कम होती, गाड़ी छोटी होती, लेकिन मैं आजाद तो होता। मुझे किसी का खौफ तो नहीं होता। मैं सीना तान कर अपने देश में चल तो सकता था। कभी सोचता हूं कि क्या मैं कुछ और कर सकता था। शायद मुझे किसी और देश जाना चाहिए था, लेकिन अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है। मैं बस अपने दिन काट रहा हूं। भारत में बैठे लोग सोचते हैं कि विदेश में जो भी है वो बहुत खुश है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पैसा बहुत है, खुशी बहुत है। यह एक बहुत बड़ा झूठ है। डॉलर की चमक के पीछे जो दर्द है, जो घुटन है, वो यहां आने के बाद ही समझ में आती है। यहां दर्द ज्यादा है क्योंकि यहां आप उस दर्द को किसी के साथ बांट भी नहीं सकते। अगर आप अपने घर वालों को बताएंगे तो वो परेशान होंगे। अगर दोस्तों को बताएंगे तो वो मजाक उड़ाएंगे या समझेंगे नहीं। इसलिए हम सब जो यहां हैं वो चुप रहते हैं। जो यहां हैं वे जानते हैं हम सब एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। हम सब अपनी अपनी महंगी गाड़ियों में अकेले हैं, अपने अपने बड़े घरों में टूटे हुए हैं। लेकिन जब कोई तस्वीर लेनी होती है तो हम सब बहुत अच्छे से मुस्कुराते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम कितने सफल हैं। कमेंट में लिखो, तुम क्या सोचते हो? क्या यह जिंदगी है? क्या यही वो अमेरिकन ड्रीम था जिसके लिए हमने अपना घर बार छोड़ा? अगर तुम भी इसी H-1B वीजा के दर्द से गुजर रहे हो तो अपनी कहानी मुझे बताओ। तुम अकेले नहीं हो। चैनल सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी और कहानियां लाऊंगा। वो सच लाऊंगा जो कोई नहीं बोलता, और भी सच सामने आएगा। फिर मिलेंगे।